हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यूपी टेट का एग्जाम हो गया है और आज हम इसी पेपर की एनालिसिस की बात करेंगे। हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा में होने वाली बहसें फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। यानी क्लासरूम डिबेट्स में क्रिएट कॉग्निटिव ग्रोथ थ्रू। देखो, साइलेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, साइलेंस होगा तो कुछ नहीं होगा, मेमोराइजेशन से कुछ नहीं होने वाला, पैसिव लिसनिंग से भी कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स का यहाँ पर मतलब जो है वो एक तरीके से मतभेद से है। यहाँ पर बच्चा जो है दूसरों के जो पर्सपेक्टिव होता है, दूसरों का जो व्यू होता है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है और फिर उनको जो है देखता करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। द सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग प्राइमरली प्रमोट्स, तो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है थ्रू क्वेश्चन। सोक्रेटिक मेथड को ही हम क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी रणनीति होगी। अ ग्रेड 7 स्टूडेंट्स अवॉइड ग्रुप वर्क ड्यू टू सोशल एंजाइटी। द मोस्ट इंक्लूसिव स्ट्रेटजी वुड बी, यानी उसको किस तरीके से आप क्लास में इंक्लूड करेंगे, किस तरीके से। तो फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता, एग्जम्प्ट द स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, पब्लिकली क्रिटिसाइज बिल्कुल भी जो है एज ए टीचर आपको नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, ग्रेजुअली स्कैफोल्ड यानी हल्के हल्के उसको जो है स्कैफोल्ड करना है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना है बच्चे को जो है इस तरीके से करें। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहपाठी के सहयोग के जरिए भागीदारी को बढ़ावा देना, यानी ग्रेजुअली स्कैफोल्ड पार्टिसिपेशन विद पीयर सपोर्ट। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। यानी लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय होम एंड स्कूल कॉन्टेक्स्ट हाइलाइट, रिफ्लेक्स कंट्रोल नहीं होगा, कंडीशनिंग नहीं होगा, जेनेटिक का स्कूल से कुछ नहीं लेना देना है। यानी ये जो स्कूल है या जो है ये सारी चीजें हैं, दीज आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारक होते हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, फिफ्थ है हमारा, ए स्टूडेंट who stops participating after harsh criticism demonstrate limitation of, यानी कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। पनिशमेंट बेस्ड कंट्रोल, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इनसाइट लर्निंग या जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में अगर आप बच्चे को देंगे तो बच्चा और ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। इनसाइट लर्निंग एक अलग तरीके की यहां से बात हो रही है, जेडपीडी अलग बात होगी। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि पनिशमेंट बेस्ड कंट्रोल, दंड अपराध नियंत्रण। ठीक, दंड आधारित नियंत्रण। ठीक है, तो ये अगर आप बच्चे को जो है पनिशमेंट से करेंगे तो वो आप पनिशमेंट के डर से जो है वो फिर पार्टिसिपेट करना छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एडोलेसेंट रिफ्यूजिंग टू अटेम्प्ट डिफिकल्ट टास्क में रिफ्लेक्ट। यदि कोई किशोर कठिन कार्य को करने से इनकार करता है तो ये दर्शाता है संबद्धता का उच्च आवश्यकता, निपुणता, उन्मुखीकरण, जिज्ञासा या असफलता का भय। हाई नीड ऑफ एफिलिएशन, मास्टरी ओरिएंटेशन, क्यूरियोसिटी एंड फियर ऑफ फेल्योर। तो ये फियर ऑफ फेल्योर यानी जो है बच्चा जो है असफलता का भय है बच्चे के अंदर, तो इस बात से घबरा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडोलेसेंट फेलिंग ड्यू टू पुअर स्टडी हैबिट्स रिफ्लेक्ट वीकनेस इन। तो एडोलेसेंट फेलिंग ड्यू टू पुअर स्टडी हैबिट्स रिफ्लेक्ट वीकनेस इन, तो पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है। तो इनसाइट अलग बात है, क्लासिकल कंडीशनल रिफ्लेक्सेस का नहीं बल्कि सेल्फ रेगुलेशन। दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर इमोशंस, अपने अपने चीजों पे उनको कंट्रोल नहीं है कि कब खेलना है, कब क्या चीजें करना है, बिकॉज दे हैव द पुअर स्टडी हैबिट। तो करेक्ट आंसर इज सी। एट क्वेश्चन है हमारा, इमोशनल काउंसलिंग इन एडोलेसेंस प्राइमरली रिड्यूसेस। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। तो किस चीज को कम करता है? एकेडमिक नॉलेज को तो कम नहीं करेगा, ग्रोथ को तो कम नहीं करेगा, रिफ्लेक्सेस को भी नहीं, बल्कि कम करता है। जो इमोशनल काउंसलिंग होती है वो एंजाइटी एंड कंफ्यूजन को, चिंता और भ्रम को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर
लर्निंग इज लिमिटेड बिकॉज इट, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि ये इग्नोर्स कॉग्निशन, सपोर्ट ZPT, प्रमोट्स एब्स्ट्रैक्शन, इनकरेजेस इनसाइट। इट इज लिमिटेड बिकॉज इट इग्नोर्स कॉग्निशन, इसीलिए इस थ्योरी को ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी कहा जाता है कि माइंड के अंदर क्या चल रहा है ये जो है इस बात को नहीं करता, बस ये बात करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ऑजबेल लर्निंग फेल्यूर में अकर व्हेन कंपटीशन अराइजेस, टीचिंग इग्नोर्स प्रायर नॉलेज, होमवर्क इंक्रीजेस, एग्जाम रिड्यूसेस। यानी ऑजबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब देखो प्रतिस्पर्धा बढ़ती हो या परीक्षाएं कम होती हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि जब टीचर जो है इग्नोर करता है जो न्यू नॉलेज है उसको प्रायर नॉलेज से कनेक्ट करने में, तब हमारी लर्निंग अच्छी होगी जब उसको कनेक्ट किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, अडॉप्टेड होमवर्क डिमॉन्स्ट्रेट, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। सेग्रीगेशन इन क्लासरूम नहीं, सेग्रीगेट करना मतलब अलग करना, अलग करने को नहीं दर्शाता है। बाइज टुवर्ड्स लर्निंग, बाइजनेस को भी नहीं दर्शा रहा है शिक्षार्थियों में। ठीक है, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन लर्नर, देखो जो अडॉप्टेड है, अडॉप्टेड होमवर्क का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर, यानी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अगर बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द लर्नर नीड्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12th क्वेश्चन है हमारा, लर्न हेल्पलेसनेस इन एडोलेसेंट मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है। लर्न हेल्पलेसनेस इन एडोलेसेंट मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट हाइट, लर्निंग या रिफ्लेक्स स्पीड, ठीक है, या फिर जो है परसिस्टेंस एंड एफर्ट पे। तो जो किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है उनके परसिस्टेंस एंड एफर्ट्स पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रुप प्रोजेक्ट इनहांसेस लर्निंग बाई, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा मिलता है। रिड्यूसिंग थिंकिंग नहीं, ऐसा नहीं है। एलिमिनेटिंग इंडिविजुअल एफर्ट, ऐसा नहीं। ग्रुप प्रोजेक्ट होता है तो हर एक को इंडिविजुअल काम दिया जाता है। इनकरेजिंग शेयर्ड रीजनिंग या प्रमोटिंग कॉपिंग भी नहीं। तो ये होता है कि साझा तर्क को प्रोत्साहित करके, इनकरेजिंग शेयर्ड रीजनिंग। जब ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है तो 4-5 बच्चे, जितने भी बच्चों को मिला है प्रोजेक्ट, वो आपस में बैठ के करते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। तो शेयर्ड रीजनिंग यानी साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। ठीक है, 14th क्वेश्चन है हमारा, 14वां क्वेश्चन है, एडोलेसेंट स्टेइंग अवेक लेट ड्यू टू एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड इर्रेगुलर रूटीन्स इन एन एग्जांपल ऑफ डिफिकल्टीज काउज्ड मेनली बाई। अब देखो यहां पर चीजें हैं, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का उदाहरण है। अब देखो, इंटेलिजेंट डेफिसिट का इससे कोई लेना देना नहीं है। पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन, ऐसा नहीं है कि उनका कोई हाथ पैर खराब हो या कोई भी चीज नहीं चल रही हो। रिफ्लेक्सेस वीकनेस, ऐसा नहीं है कि वो भाई उनके कोई अगर कोई उनको पिन चुभ हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, रिफ्लेक्सेस, बल्कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो असर करते हैं, उनके पर्यावरणीय कारक इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। एडोलेसेंट स्टेइंग अवेक लेट ड्यू टू एक्सेसिव स्क्रीन टाइम and irregular routines in an example of difficulties caused mainly by the environmental factors। आजकल हमारा जो है इन्वायरमेंट इस तरीके का बन गया है कि लेट नाइट तक जागना, सुबह देर तक उठना, तो हमारा इन्वायरमेंटल रिफ्लेक्सेस से, पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन से, इंटेलिजेंट डेफिशिएंसी, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्लेटो कैन बी ओवरकम बाई, पठार को निम्न तरीकों में से पार किया जा सकता है। पठार कहते हैं एक तरीके किसी चीज का रुक जाना, जैसे लर्निंग आके के अब इसके ऊपर लर्निंग नहीं हो रही है कोई भी चीज, को कहते हैं प्लेटो। तो प्लेटो के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें ऑप्शन दे, इग्नोरिंग लर्नर, नहीं भाई, लर्नर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लर्नर आप मतलब मेन तो लर्नर ही है। रिड्यूसिंग सिलेबस भी नहीं, पनिशमेंट भी नहीं, बल्कि चेंजिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज, हम शिक्षण की रणनीतियों को बदलकर जो है पठार को ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडोलेसेंट रिक्वायर ऑटोनॉमी बिकॉज, किशोरों को स्वायत्तता ऑटोनॉमी की आवश्यकता होती है क्योंकि वे बच्चे हैं, वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हैं, उनके पास तर्क की कमी है, ये वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। देखो, तो एडोलेसेंट का जो पीरियड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इन सब का पीरियड रहता है। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पर एडोलेसेंट से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो एट दिस टाइम दे सीक इंडिपेंडेंस, उनको स्वतंत्रता की जरूरत होती है, इसलिए वो ऑटोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है। 17 क्वेश्चन है हमारा, इंक्लूसिव स्कूल क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय, इंक्लूसिव मतलब समावेशी स्कूल का वातावरण ऐसा होगा जहां पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो इस तरीके का आंसर कौन सा है यहाँ पर, तो सेग्रीगेशन नहीं होगा, हायरार्की नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं, बल्कि हमारा जो 7th क्वेश्चन है रिस्पेक्ट एंड पार्टिसिपेशन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, लर्निंग इज बेस्ड डिफाइन एज, तो अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज लर्निंग। ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 हमारा है, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट्स इंक्लूजन बाय, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। किस तरीके से, इनकरेजिंग हायरार्की नहीं, रैंकिंग ऑफ लर्नर्स नहीं, सेग्रीगेशन नहीं, बल्कि इनहांसिंग पीयर कोलैबोरेशन, सहपाठियों का सहयोग को बढ़ावा देना, इनहांसिंग पीयर कोलैबोरेशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर बात हो रही है कोऑपरेटिव लर्निंग की। ठीक है। अ टीचिंग मैक्सिम emphasizing progression from easy to difficult support, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत किसका समर्थन करता है, पनिशमेंट का नहीं करता, मेमोराइजेशन का नहीं करता, साइलेंस का, बल्कि करता है कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग, यानी जो है बच्चे का संज्ञानात्मक सहारे की, मदद की, असिस्टेंस की। ठीक है। इन मॉडल क्लासरूम द टीचर्स रोल इज ए फैसिलिटेटर, ठीक है, यानी सुविधा करता, द टीचर प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, सो ही is known as the facilitator. According to the Thorndike, learning will not occur effectively unless the learner is ready, तैयार हो, है ना। तो क्योंकि थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ रेडीनेस भी दिया है, तत्परता का नियम। ठीक है। 23rd क्वेश्चन है हमारा, अडैप्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एग्जाम डिमांड्स यूनिफॉर्मिटी नहीं, लर्नर्स हैव डाइवर्स नीड्स, ऑल लर्नर्स लर्न आइडेंटिकली नहीं है, एक जैसे से नहीं पढ़ते, इंक्लूजन लोअर्स, तो हमारा जो बी ऑप्शन है लर्नर्स हैव डाइवर्स नीड। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, तो उनकी भिन्नता के आधार पर अडॉप्टेड हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। लर्निंग स्ट्रेटजीज लाइक कॉन्सेप्ट मैपिंग इनहांसेस, कॉन्सेप्ट मैप या कोई भी चीज हम बनाते हैं तो पैसिव लर्निंग को नहीं, रिफ्लेक्शन को नहीं, बल्कि जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज को, यानी ज्ञान के संगठन को करता है। इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। A student motivated only by grades is primarily driven by, एक तो था हमारा मास्टरी, एक्सटेंसिक, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी, तो इसका आंसर होगा बाहरी है तो बाहरी प्रेरणा से उसको मिला है। ठीक है। स्कूल इन्वायरमेंट अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू, स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। देखो, जीन से स्कूल का कोई लेना देना नहीं, इंस्टिंक्ट से कोई लेना नहीं, रिफ्लेक्स से नहीं, बल्कि स्कूल में करिकुलम किस तरीके का है, हम अपने बच्चे का जब एडमिशन कराते हैं तो देखते हैं, या खुद हम लेते हैं कि करिकुलम किस तरीके का है और बच्चे टीचर किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पाठ्यक्रम और संवाद। ठीक है। 27th क्वेश्चन है हमारा, इक्विटी डिफर्स फ्रॉम इक्वालिटी बिकॉज इक्विटी मीन्स, देखो इक्वालिटी मतलब सबको एक जैसा, इक्विटी मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड, तो फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन द नीड, यही आंसर हो जाएगा इसका, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। 28 क्वेश्चन है, अ प्लेटो इन लर्निंग मैथमेटिक्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस में अकर ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एब्स्ट्रैक्शन इंडिकेटिंग, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है, रीइंफोर्समेंट एब्सेंस नहीं, परमानेंट इनएबिलिटी नहीं, रिफ्लेक्स डिक्लाइन नहीं,
डेवलपमेंटल ट्रांजिशन डिफिकल्टी। देखो अब यहां पर एब्स्ट्रैक्शन की डिमांड फॉर एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है, कॉन्क्रीट की बात नहीं हो रही, मूर्तता की बात हो रही है। तो परमानेंट इनेबिलिटी भी नहीं आएगा, रिफ्लेक्स डिक्लाइन भी नहीं होगा, रिइंफोर्समेंट भी नहीं, बल्कि क्या हो रहा है यहां पर जो है विकासात्मक संक्रमण कठिनाई, ये चीज बढ़ती जाए। डेवलपमेंटल ट्रांजिशन डिफिकल्टी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर इस वजह से प्लेटो आ सकता है उसका, ठीक है। अ प्लेटो इन लर्निंग मैथमेटिकल ड्यूरिंग मे अकर ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एब्स्ट्रैक्शन, इंडिकेटिंग इंक्रीजिंग डिमांड फॉर, ठीक है। तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ प्लेटो इन लर्निंग मैथमेटिक्स ड्यूरिंग adolescence may occur due to increasing demand for indicating developmental transition difficulty. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट व्हाई इज डेवलपमेंट कंसीडर्ड एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। क्योंकि ये चलता है गोद से लेकर गोद तक, यानी जन्म से मृत्यु तक चलता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। एन इंक्लूसिव फैसिलिटेटर ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डाइवर्स ग्रुप शुड प्रायोरिटाइज। तो इंक्लूसिव अलग अलग समूह के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देना चाहिए। सस्पेंशन ऑफ स्टूडेंट नहीं, अथॉरिटी डोमिनेंस नहीं, काम एंड रिस्पेक्टफुल डिस्कशंस करना चाहिए विद द स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आउट ऑफ 30 करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग सीटेट कोई देना चाहता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए। सीटेट की पूरी थ्योरी क्लासेस प्लस जो है पीवाईक्यूज बहुत सारे पड़े हुए हैं, मैं और पीवाईक्यूज कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाला हूं। आप मुझे बताइएगा आपके कितने मार्क्स यहां पर हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।